अच्छा, इसके अंदर हमारा सबसे पहले जो ग्राउंड है वो है नंबर 1, डिसअपियरेंस। अच्छा, ये जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है ये ऑन बिहाफ ऑफ वाइफ होगा, ठीक है। अ मुस्लिम मैरिड वुमेन कैन ऑब्टेन अ डिक्री फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज ऑन any one or more of the following reasons before before consummation, namely, अच्छा, बिफोर और आफ्टर दोनों आएगा यहाँ पर। ये बिफोर लिखा हुआ है लेकिन आफ्टर नहीं लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है सबसे पहला इसके अंदर जो ग्राउंड है वो है डिसअपियरेंस का। इफ हस्बैंड डिसअपियर्स एंड नो वन नोज इज वेयर अबाउट टिल 4 years मे कॉज क्लेम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अच्छा, अब इसके अंदर क्या 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 कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हस्बैंड डिसअपियर हो जाता है और अननोन रहता है और उसके कोई वेयर अबाउट्स का पता नहीं चल पाता, 4 साल गुजर जाते हैं, तो इस ग्राउंड के ऊपर अगर औरत कोर्ट ऑफ लॉ में जाती है 4 years के लिए, तो मजीद उसको कोर्ट से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की इवन डिग्री भी मिल जाएगी, तब भी उसको मजीद आगे जो है वो 2 साल या 3 साल तक वेट करना होगा, ठीक है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड, यानी जो कोर्ट उसमें पीरियड उसको ग्रांट करेगी कि आपने जो है इतने टाइम तक आपने वेट करना है और उसके बाद जो है आप सेकंड मैरिज या जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो उतने टाइम तक उसने वेट करना है। वो एकदम से जो है उसने जाकर फौरन सेकंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं करनी, बल्कि क्या करना है कि एक मखसूस मुद्दत तक, तकरीबन जो है ये 2 साल का अरसा होता है, 2 साल के लिए जो है वो कोर्ट औरत को कहती है, 2 साल भी हो सकता है, ये अरसा इससे बढ़ाया भी जा सकता है ना। तो इसलिए जो है औरत को इंतजार करना पड़ेगा कि जब तक के बिल्कुल कंफर्म नहीं हो जाता और कि भाई ये बंदा जो है वो लापता है और मिल नहीं रहा, तब तक जो है वो उसके अंदर नहीं जा सकेगी, कि वो जाकर सेकंड मैरिज कांटेक्ट नहीं कर सकेगी और उसकी जो मैरिज है वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। और इसी दरमियान में अगर जो है वो बंदा आ जाता है सामने, तो दिस डिक्री विल बी ऑटोमेटिकली रिवोक्ड। ये जो डिक्री उसको मिली होगी कोर्ट ऑफ लॉ से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसअपियरेंस, ये खत्म हो जाएगी अगर वो बंदा इसी दरमियान में अचानक से सामने आ जाता है। अच्छा, दूसरा आ जाता है हमारे पास सेकंड जो ग्राउंड है वो है नेग्लिजेंस। इफ हस्बैंड निग्लेक्ट्स हिज वाइफ habitually and does not take her care, she may invoke for the dissolution of marriage। यानी अगर शौहर जो है अपनी बीवी को निग्लेक्ट करता है, नेग्लिजेंस का मुजाहरा करता है, वो बीमार है, तकलीफ में है, उसकी केयर नहीं कर रहा है, अगर उसको जो है किसी चीज की जरूरत है तो उसकी जरूरत पूरी नहीं कर रहा है और उसके साथ बात नहीं ठीक से करता, ये सारे ग्राउंड्स अगर वो लेती है तो इसके ऊपर भी मैरिज डिसॉल्व हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो थर्ड है वो है नॉन मेंटेनेंस वाला ग्राउंड, ठीक है। इसके ऊपर नॉन मेंटेनेंस हम लिखेंगे एक, इसके ऊपर है नॉन मेंटेनेंस। अगर जो है मेंटेन नहीं करता हस्बैंड अपनी वाइफ को और इसी दरमियान में जो है वो औरत तंग आ जाती है कि जनाब उसको मेंटेनेंस नहीं मिल रही है, और नॉन मेंटेनेंस के ग्राउंड के ऊपर फिर वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो क्लेम कर सकती है जाकर के, ठीक है। This is the duty of husband to provide sufficient maintenance necessary for life. If he fails, wife may claim dissolution of marriage on the ground of non-maintenance, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि नंबर 4 पे, वो है सेंटेंस। यानी अगर हस्बैंड को कोई कन्विक्शन हो जाती है या सेंटेंस उसको, यानी कि जो है वो इम्प्रिजमेंट हो जाती है किसी किस्म की, इसके ऊपर कन्विक्शन का लफ्ज यूज होगा ना, एक मिनट इसको कर देते। असल में ये जो नोट्स थे ना इनको मैं बना रही थी, तो कुछ इसमें चीजें अभी कम हैं, वो मैं साथ के साथ ऐड करती जा रही हूँ, क्योंकि फिर हमारी क्लास का भी टाइम हो गया था और फिर वसीम ने जो है वो फौरन कॉल की कि जनाब अभी क्लास नहीं है मेरा। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो है कन्विक्शन का भी जो है वो ग्राउंड है कि अगर हस्बैंड को कन्विक्शन हो जाती है फ्रॉम कोर्ट ऑफ लॉ, तो फिर इस ग्राउंड के ऊपर भी औरत जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो क्लेम कर सकती है, ठीक है। अच्छा, कन्विक्शन के अंदर जो टाइम पीरियड है वो 7 years है,
इफ जो है सेंटेंस टू हस्बैंड फॉर और मोर देन 7 years in commission of offense puts wife in demand of the dissolution of marriage। यानी अगर हस्बैंड को कोर्ट ऑफ लॉ से कितनी कन्विक्शन हो जाती है, 7 साल हो जाती है या उससे ज्यादा हो जाती है, तो इस ग्राउंड को लेकर भी औरत कोर्ट ऑफ लॉ में आकर जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज क्लेम कर सकती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 5, फेल्यूर इन मैरिटल ऑब्लिगेशन। अगर मैरिटल इफ द मैरिटल रिलेशनशिप इज राइट ऑफ वाइफ 3 years continue non performance without any reasonable cause is sufficient ground for the dissolution of marriage। अगर कोई औरत आती है कोर्ट ऑफ लॉ में कहती है कि मेरा हस्बैंड जो है उसके साथ मेरे कोई रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं है और मेरा हस्बैंड जो है वो मेरे साथ जो कोई किसी से ताल्लुक नहीं रखता और कोई उसके कोई इसका ग्राउंड भी नहीं है और जो है वो मुझे अहमियत नहीं देता, तो ये इस बात के ऊपर नेग्लिजेंस के बिहाफ पर, नेग्लिजेंस एक अलग चीज है। नेग्लिजेंस ये है कि वो अपना मैरिटल जो है वो आ, उसके फिजिकल रिलेशंस हैं लेकिन वो उसकी केयर नहीं करता, यानी कि उसके दुख तकलीफ का ख्याल नहीं करता, यानी उसकी बीमारी में उसको मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कर रहा, उसको अगर कपड़ों की जरूरत है उसको कपड़े नहीं दिला रहा, उसके पास पैसे भी हैं सब कुछ है लेकिन उसके बावजूद उसका वो केयर नहीं कर रहा। और उसके बाद अगर हम मैरिटल रिलेशन में जाते हैं तो इसके अंदर यानी कि जो वाइफ और हस्बैंड का फिजिकल रिलेशन है उसकी एब्सेंस की बात हो रही है। अगर मुसलसल 3 साल तक वाइफ और हस्बैंड के दरमियान फिजिकल रिलेशंस नहीं मेंटेन हो पाते तो औरत इस ग्राउंड प्योरली इस ग्राउंड के ऊपर भी जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस फाइल कर सकती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास impotency of husband at the time of marriage and still is continuity is valid ground for the dissolution of marriage। impotency एक वीकनेस है, एक बीमारी है, अगर किसी बंदे के अंदर होगी तो औरत आ सकती है कोर्ट में। उसके बाद जो है वो डिजीज अगर कोई हो जाती है, ऐसी डिजीज जो कि यानी कि जिसमें बचने के चांसेस ना हो, यानी जिसे हम कहते हैं कि ऐसी बीमारी जो डेडली हो, ठीक है, और इसमें ड्रेड का लफ्ज थोड़ा सा, अच्छा ऐसी डिजीज जिसके अंदर जो है बंदे के जिंदा रहने के या जिंदा बचने के चांसेस कम हो और जो है मौत यकीनी हो, जैसा कि कैंसर है, कैंसर के अंदर लोगों की अगर कोई जो है वो ज्यादातर यही समझा जाता है कि कोई ऐसी बीमारी है, ये ऐसी बीमारी इसमें लोग नहीं बचते जिंदा, या जैसे कि अभी आजकल जो है हमारे पास तो खैर जो चल रही है वो तो अभी हमारे पास कोरोना चल रही है ना, डेडली। लेकिन कोरोना जो है उसका तो खैर ऐसा है कि या तो बच जाएगा बंदा या तो उसी वक्त ही पड़क जाएगा, तो उसकी बात नहीं हम कर रहे हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं डेडली डिजीज, यानी ऐसी बीमारी जिसके अंदर इंसान के जिंदा बचने के चांसेस बहुत ही कम हो और उसकी मौत वाकई होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो, ठीक है, सच एज लेप्रोसी, या फिर वो वायरल भी हो जिससे ये भी खतरा हो कि औरत को वो लग जाएगी। वेनरल डिजीज सिंस 2 years may cause dissolution of marriage। डेडली डिजीज है और जो है वो बंदा ठीक नहीं हो रहा और वो ऐसी है कि बीमारी वो दूसरे बंदे को जो उसके साथ रहने वाला है उसको भी लग सकती है और उसका दौरानिया 2 साल या उससे ज्यादा हो चुका है, तो ऐसी सूरत हाल में भी औरत अपने लिए जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो क्लेम कर सकती है। मैरिज इन माइनॉरिटी, मैरिज इन माइनॉरिटी को हम जो है जो हमने पढ़ा था ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी भी कहते हैं, ठीक है। If father of minor girl has given her in marriage before attaining age of 15 years, she may revoke marriage. Where the marriage has been consummated, following reasons shall be sufficient ground for the dissolution of marriage। अच्छा, ऊपर वाले जितने भी जो ग्राउंड्स हम पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें दोनों सूरतों में हो सकती है, जैसा कि अच्छा माइनॉरिटी वाला जो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी है, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी में तो ऑब्वियसली जो है मैरिज कंज्यूमेटेड नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास इम्पोर्टेंसी है उसके अंदर भी यही सेम पोजीशन है। अच्छा, ऊपर वाले जो ग्राउंड्स है उसके अंदर दोनों सूरतों में हो सकती है, ठीक है। और नीचे जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये 1 2 3 नीचे जो ग्राउंड्स आ रहे हैं इसके अंदर क्या है कि मैरिज जो है कंज्यूमेटेड होगी 100%, ठीक है। अगर मैरिज कंज्यूम हो जाती है और वाइफ और हस्बैंड के दरमियान जो है रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है तो उसके बाद कौन से ग्राउंड्स होंगे? नंबर 1 हैबिचुअल असॉल्ट, नंबर 2 इनफेमस लाइफ
अगर हस्बैंड की जो वे ऑफ लाइफ है वो इनफेमस है या फिर कैरेक्टरलेस बंदा है। हैबिचुअल असॉल्ट के अंदर क्या आ जाता है कि इफ हस्बैंड हैबिचुअली असॉल्ट हिज वाइफ and makes her life miserable by cruelty of conduct even without physical ill treatment may cause demand for dissolution। यानी कि एक तो फिजिकल असॉल्ट हो गया उसके अंदर, और एक होता है कि जैसा कि फिजिकल असॉल्ट ना हो लेकिन उसके साथ जो है उसका रवैया बहुत ज्यादा क्रूअल हो, यानी कि बात करने का उसका अंदाज जो है वो अच्छा ना हो और वो बिल्कुल डांट कर बात करे, लड़ाई झगड़ा करे हर वक्त, भले उसको मारे पीटे नहीं, तब भी जो है वो इसी ग्राउंड के ऊपर औरत कोर्ट ऑफ लॉ में आ सकती है। सेकंड जो है इनफेमस लाइफ का मतलब है इफ हर हस्बैंड एसोसिएटेड विद अदर वुमेन एंड लीड इन इनफेमस लाइफ शैल अमाउंट रीजनेबल ग्राउंड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अब नंबर 3 है इंड्यूसेस हर फॉर इमोरल लाइफ, यानी औरत को मजबूर करे कि वो गलत ताल्लुकात रखे दूसरे मर्दों के साथ और वो इस्लाम की जो हदूद है उनसे बाहर जाने की बात करे, यानी उसको ऐसी जिंदगी गुजारने में मजबूर करे जिसके लिए इस्लाम ने मना फरमाया है। तो इमोरल लाइफ अगर लीड करने के लिए अपनी वाइफ को हस्बैंड मजबूर करेगा तो दिस इज अ वैलिड ग्राउंड फॉर हर। Dissolution becomes necessary when husband attempt to force her to lead immoral life। नंबर 4 आ गया illegal prevention, when husband sell her property without her consent and without any valid reason and prevents her to exercise her legal rights, dissolution becomes imperative। यानी ऐसी ऐसी पोजीशन हो जाए कि हस्बैंड अपनी वाइफ की प्रॉपर्टी सेल करे उसकी कंसेंट के बगैर, या उसको उसके जो लीगल राइट्स हैं उनको एक्सरसाइज करने से रोके, ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर भी औरत डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज क्लेम कर सकती है। उसके बाद आ जाता है ऑब्स्ट्रक्शन इन रिलीजियस practices। A Muslim woman can exercise her religious practices and may adopt religious profession। Obstruction of husband in discharge of above obligations is a valid reason for dissolution of marriage। अब हस्बैंड चाहे मुस्लिम हो या ना हो, दोनों सूरतों में अगर औरत को वो नमाज पढ़ने से रोकता है, रोजा रखने से रोकता है और रिलीजियस ऑब्लिगेशंस जो आती हैं, उसके त्यौहार आते हैं, ईदें आती हैं, वो मनाने से रोकता है, तो ऐसी सूरत हाल में भी औरत डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज क्लेम कर सकती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ग्राउंड है इन इक्विटेबल ट्रीटमेंट। मुस्लिम हस्बैंड मे हैव more than one wives in certain cases, but he has to treat all of them equally या equitably। If he fails to do so, may one of his wife put in dissolution of marriage। अगर ऐसा हो जाता है कि मिसाल के तौर पर अगर उसकी बीवियां एक से ज्यादा हैं बंदे की, और वो क्या कर रहा है कि किसी एक वाइफ को निग्लेक्ट कर रहा है, तो वो वाइफ जो है वो क्या करेगी कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में आकर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इस ग्राउंड पर क्लेम कर सकती है कि मेरे साथ जो है इंसाफ का जो है वो ताल्लुकात जो है वो इंसाफ के साथ नहीं, मेरे साथ जो है वो बढ़ता जा रहा और मुझे जो है वो निग्लेक्ट किया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में भी कोर्ट ऑफ लॉ उसको डिक्री पास करके दे सकती है। अच्छा, डिग्री ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज इज नॉट पास्ड इन फॉलोइंग केसेस। कौन से केसेस में? वेयर द सेंटेंस हैज नॉट बीन फाइनल बाय कोर्ट, बट इफ सेंटेंस बिकम फाइनल आफ्टर ऑल अपील्स, डिक्री शैल बी इशूड। नंबर 2, when husband appears within 6 months after the passing of such decree and prepares to perform his conjugal duties, decree which has been issued shall be set aside। Number 3, where he ceases his impotency within 1 year after making an application in court। यानी अगर वो अपना इलाज करवा लेता है, बंदा नॉर्मल जाता है, तो तब उसको जो है वो डिक्री डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की खुद ब खुद सेटिस्फाइड हो जाएगी। और दूसरा ये कि अगर कोई डिसअपियर्ड है और वो वापस आ जाता है, ऐसी सूरत हाल में भी जो डिग्री है वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाएगी, या फिर कोर्ट ऑफ लॉ खुद भी कर सकती है उसके पास अगर एप्लीकेशन आकर बंदा दे देता है तो। अच्छा, ये हमारे वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की ग्राउंड हो गया, ठीक है, जिसमें मुस्लिम वुमेन कैन क्लेम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इन दीज ग्राउंड्स। अच्छा, अब
आपको ये सारे समझ आ गई बात? उसके बाद हम डाइवोर्स की तरफ जाएंगे। ये जो हम पढ़ रहे थे ग्राउंड्स, ये वो सारे ग्राउंड्स हैं जो एक लेडी ले सकती है, औरत के लिए है कि अगर वो चाहती है कि वो अपनी जो उसकी जो मैरिटल टाई है उससे उसको आजाद कर दिया जाए और वो आजाद आजाद होकर सेकंड मैरिज या दूसरी से किसी और से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है, उसमें से ये सारे ग्राउंड्स जो है वो लेकर कोर्ट ऑफ लॉ में आकर के अपनी मैरिज की डिसॉल्व होने के लिए केस फाइल कर सकती है। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया? जी, कहाँ चले गए सारे स्टूडेंट भाई? मैम नेग्लिजेंस के लिए टाइम पीरियड नहीं है? नेग्लिजेंस का तो देखे ना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना इसके अंदर। नेग्लिजेंस में कह रहा है कि इफ हस्बैंड निग्लेक्ट्स हिज वाइफ हैबिचुअली एंड डज नॉट टेक हर केयर। अब ये है कि अब औरत कितना सब्र करेगी, ज्यादा से ज्यादा भी। तो इसके अंदर ये है कि अगर औरत महसूस करती है तो इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई जी टाइम मैम। पीरियड और लिमिटेशन नहीं है, मतलब लिमिटेशन नहीं है कि वो कितने टाइम तक इंतजार करे और नेग्लिजेंस को कितने टाइम तक बढ़ता है, या अब उसके सब्र के ऊपर है। ठीक है, उसमें कितनी जो है वो कितना सब्र है, वो कितनी कुव्वत बर्दाश्त है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है ना सारा नेग्लिजेंस के अंदर। जी 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 मैम, ये सही सही है, लेकिन अगर वो औरत जो है कोर्ट तक अप्रोच नहीं करती, मतलब कंटिन्यूअसली बियर कर रही है जो भी ट्रबल्स हैं, तो जी, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज कंटिन्यूस रहेगा उसकी हाँ विल हाँ तक। हाँ 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 बिल्कुल। नहीं, ये वो ग्राउंड्स दिए हैं कि अगर इनमें से कोई ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो कोर्ट ऑफ लॉ में अगर नहीं आती है तो मैरिटल टाई अपनी जगह पर जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ये वो ग्राउंड्स हैं जिनके अंदर कोर्ट ऑफ लॉ में आकर के वो डिसोल्यूशन क्लेम कर सकती है, यानी वो कोर्ट में आएगी और कहेगी कि मेरे साथ ये मसला है, तो कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो उसकी मैरिटल टाई को डिसॉल्व कर सकती है। ठीक है, ये वो ग्राउंड्स उसके पास जी है। जी जी। जी 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 मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। तो नेक्स्ट हमारी मैम जो इनको जी जी, के बारे में बता दें, ये इम्पोर्टेंसी समझ तो में नहीं ये इम्पोर्टेंसी में क्या समझने वाली बात नहीं है इसके अंदर। ये तो देखे ना, ये एक फिजिकल रिलेशनशिप जो है उसको डेवलप ना कर सकने की एक जो है बीमारी होती है या वीकनेस होती है, यानी जिसे हम कहते हैं कि कोई बंदा नामर्द हो गया है, मर्द नहीं है, तो उसको जी इम्पोर्टेंसी कहा मैम। जाता है, यानी कि जी एक मैम। मेडिकल सेकंड वीकनेस पेज, होती है। जी जी ये पेज, नेक्स्ट पेज में एक पॉइंट समझ नहीं आया, आप लगा दें तो मैं आपको बता दूं। जी जी, मैं नेक्स्ट, ये आ गया नेक्स्ट पेज। मैम इसमें जो डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में जो फर्स्ट पॉइंट है, ये समझ नहीं आया। अच्छा, ये कहा है इसमें कि जैसे मिसाल के तौर बंदे को वो कन्विक्शन हो गई कोर्ट से 7 साल की, राइट, वो अपील में चला जी गया, तो वो अभी जो है वो सेंटेंस क्या हुआ है कि वो अभी फाइनल नहीं है, क्योंकि फाइनल कब होगा? जब अपीलें टपीलें सारी रिजेक्ट हो जाती हैं और फिर वो उसको सेंटेंस फाइनल हो जाता है। जैसे इसमें लिखा है कि बट इफ सेंटेंस बिकम्स फाइनल आफ्टर ऑल अपील्स डिक्री शैल बी इशूड, यानी उसकी अपीलें शपीलें सारी अगर जो है वो डिसमिस हो जाती हैं, तो फिर उसको जी इस मैम। तो फिर उसको इस पॉइंट के ऊपर डिग्री मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर अपील जी पेंडिंग में है और अभी उसमें कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया, तो फिर ऐसी सूरत में उसको इस पॉइंट पे डिग्री नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, और किसी को कोई बात समझ ना आई हो? नहीं तो फिर हम ऐसा करते हैं कि तो क्लास अपनी जो है यहीं पर एंड कर लेते हैं। मैम टॉवर्ड से एक सवाल था मैम हाँ हाँ, कि पूछो। विद द राइट ऑफ रिटेंशन इज हेरिटेबल एंड ट्रांसफरेबल। मैम ये थोड़ा अगर एक्सप्लेन करते हैं तो। डोवर वाला, हाँ हाँ, ये जी जी, विद द हेरिट, राइट, हाँ उसके अंदर जो विद है मैं द, आप जी जी जी, तो मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, जो राइट ऑफ डोवर है ये इनहेरिटेबल है। इनहेरिटेबल यूं है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई वाइफ है और उसका जो डोवर अमाउंट जो है अभी अनपेड है, सही है, और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है या मैरिज डिसॉल्व होती है या उस औरत की खुद की डेथ हो जाती है, तो उसके बच्चे उसके हस्बैंड से वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर पता चला कि वाइफ और हस्बैंड के बच्चे ही एक है, ठीक है, तो उसमें तो इनहेरिटेबल राइट है, ये इनहेरिटेबल तो है। लेकिन अगर बच्चे वही हैं जो उस औरत के जो है वो और उस बंदे के, यानी कि मुश्तरका बच्चे हैं, ठीक है, उस औरत की कोई और में शादी भी नहीं है, मैरिज भी नहीं है, बस वही मैरिज थी उसके, वहां वहीं से जो है वो मिसाल के तौर पर बच्चे हैं और औरत की डेथ हो जाती है और उसका डोवर अमाउंट अनपेड है।
अब क्या होगा कि वो जो है इनहेरिटेबल तो है, लेकिन वो इनहेरिटेंस में जब जाएगा तो हस्बैंड का जो हिस्सा है वो माइनस होगा उसमें से, ठीक है। हस्बैंड का हिस्सा, क्योंकि जब इनहेरिटेंस में तो राइट हस्बैंड का भी है ना, औरत की जो भी प्रॉपर्टी होगी उसमें हस्बैंड का भी राइट है, ठीक है। वो 1/4 है, ठीक है। 1/4 उसमें से माइनस होगा, जो रिमेनिंग उसकी जो बच जाएगा उसका हिस्सा, ठीक है। उसके अगर बच्चों में वो जो है वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, लाइक जैसे दूसरी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं वैसे फिर वो बच्चे चाहें तो अपने फादर से क्लेम कर सकते, ठीक है। मैम ये है इसका अगर जी। ऐसे मैम अगर ऐसे के जो है ना वो डोवर अमाउंट पे नहीं हुआ और हस्बैंड की डेथ हो गई है और वो चीज जो प्रॉपर्टी जो है वो वाइफ की पोजीशन में है और अब वाइफ की भी कुछ वक्त के बाद डेथ हो जाती है, तो मैम फिर वो वाली जो प्रॉपर्टी है वो फिर उसके लीगल हाइट्स में ट्रांसफर होगी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल लीगल हेयर्स के पास चली जाएगी। अब लीगल हेयर्स जो है अच्छा वो हस्बैंड के और वाइफ के, उसके अगर बच्चे होंगे तो मुश्तरका लीगल हेयर्स हो गए, ठीक है। अच्छा और अगर सिर्फ मैम जी उस वाइफ की कोई सिस्टर वगैरह हो, उस वाइफ के सिर्फ अपने लीगल हाइट्स हो, तो उसमें भी फिर वो ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं, अगर उसकी वाइफ के लीगल हेयर्स है ना, तो जो वाइफ की प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ वही उसके लीगल हेयर्स में जाएगी, अच्छा जो हस्बैंड की उसने नहीं। डोवर जी अच्छा डोवर जो में उसने जो डोवर अमाउंट के ली की वजह से जो उसने पोजीशन में प्रॉपर्टी ली थी वो नहीं होगी ट्रांसफर, ऐसे ही है? नहीं, वो जो प्रॉपर्टी थी डोवर अमाउंट के ल्यू में उसने ली थी, तो वो एज अ डोवर उसके नाम पर अगर ट्रांसफर हो गई थी, ठीक है। सही। मिसाल के तौर पर उसने एक घर अपनी बीवी के नाम पर किया और उसको कहा ये तुम्हारा हक में है, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी किसकी हो गई? बीवी की हो गई, भले वो ल्यू ऑफ हक मेहरी क्यों ना हो, लेकिन जब अगर उसने ट्रांसफर कर दी है वंस, तो फिर वो उसके इनहेरिटेज में जाएगी। और अगर नहीं की उसके नाम पर ट्रांसफर, एवं ही उसको बेवकूफ बना खाली पोजीशन दे दी उसको, तो उसकी डेथ, वाइफ की डेथ के बाद वो हस्बैंड को वापस चली जाएगी, वो उसके लीगल हेयर्स की तरफ ट्रांसफर नहीं हो, ठीक है मैम, क्लियर हो गया मैम, ठीक है। क्लियर हो गया, थैंक यू मैम। यस वेलकम। मैम। अच्छा अब अच्छा मैम जी जी निग्लिजेंस ये मतलब कि वो औरत पर खुद डिपेंडेंट है, औरत चाहे तो एक दिन में भी निग्लिजेंस की बेसिस पर जा सकती है कोर्ट में के मतलब के नहीं, एक दिन के अंदर तो नहीं, ये तो बहुत ही कम टाइम पीरियड हो गया, एटलीस्ट कम से कम भी साल 6 महीने। ऐसे तो कोर्टों में भी इतनी तो ज्यादा जो है अंधी नहीं है। उस विल पर है कि वो अगर कुछ अरसे में 2-3। हाँ हाँ, कुछ अरसे में, जैसे मिसाल को ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, कुछ अरसे के अंदर वो क्लेम कर सकते, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। अच्छा वसीम, आपने अटेंडेंस ले ली? यस मैम। अच्छा चले, अब ऐसा करते हैं कि मैं जो है वो